हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका गोल मंत्रा के परिवार में। मैं नरेंद्र कुमार आज आपको पढ़ाऊंगा क्या संविधान के जो महत्वपूर्ण भाग हैं। और ये ऐसा एक टॉपिक है, यहाँ से कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे छोटा एग्ज़ाम हो चाहे बड़ा एग्ज़ाम हो, तो यहाँ से आना 100% क्लियर। कोई कह दे कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन मेरे अनुसार यहाँ से 100% क्वेश्चन आते हैं, चाहे छोटा एग्ज़ाम हो चाहे बड़ा एग्ज़ाम हो। बार बार पढ़ने के बावजूद भी क्या यहाँ से क्वेश्चन आपके गलत होते हैं, तो हम आपको पढ़ाएंगे, थोड़ा ट्रिक के माध्यम से पढ़ाएंगे और थोड़ा बिल्कुल को रिलेट करके आपस में पढ़ाएंगे, तो ये बिल्कुल आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो इनको जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले कोशिश ये करें कि इनमें हम पढ़ते हैं तो इकट्ठा ना पढ़ें। आप चार चार का जोड़ा बना के या फिर दो दो का, मेरे अनुसार तो चार चार का जोड़ा बनाइए, उसको फिर याद करिए, तो बड़े आसानी से क्या है आपको याद हो जाएगा। तो जैसे ये संविधान के भाग हैं, तो संविधान के भाग हैं तो आपको 1, 8 और फिर यहाँ पे लिखा होगा 11। तो 1, 8, 11 आपको याद करना ही नहीं। तो 1, 8, 11 जो है तीनों में क्या है, लगभग मिलते जुलते हैं। संघ और राज्य क्षेत्र किससे संबंधित है? संघ और राज्य क्षेत्र। बताइए 1, 8, 11 याद हुआ या नहीं? तो 1, 8, 11, 1, 8, 11, तो इसमें संघ और राज्य क्षेत्रों का उल्लेख किया गया, आपस में उनका संबंध बताया गया। ये आते भी कम है, लिख दिया है, तो फिर भी क्या है आपको याद रखना है। अगर ऑप्शन में आते हैं तो ऑप्शन में केवल एक ही दिया रहेगा। तो 1, 8, 11 याद करना बहुत आसान है। तो सबसे इम्पोर्टेंट आपके हम चलते हैं 2, तो हम 4 4 को लेके चलेंगे। किसको? 4 4 को। तो भाग 1 तो हो गया आपका। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। तो नागरिकता का उल्लेख इसमें किया गया है संविधान के भाग 2 में। हम क्या है नागरिकता के बारे में जानेंगे दूसरे में। तो भाग 2 में क्या है? नागरिकता का उल्लेख है, जो कि कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। तो भारत में जो नागरिकता ली गई है, तो ये जो है ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। इसका उल्लेख जो है संविधान के भाग 2 में है। अगर आपसे पूछे कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा 5 से 11। क्या हो जाएगा? 5 से 11। फिर उसके बाद आते हैं मौलिक अधिकार में आते हैं। तो मौलिक अधिकार, और हम यहाँ बात करेंगे मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक अधिकार जो है आपके 3 में है और मौलिक कर्तव्य किसमें है? 4 का में होते हैं। इसमें भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हम इसमें भी एक ट्रिक बताएंगे आपको। जैसे कह दे मौलिक अधिकार लिया कहाँ से गया है? अमेरिका से। और मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। तो आपको ट्रिक एक बनानी पड़ेगी, अमेरिका का अधिकार है और रूस का कर्तव्य। अमेरिका का अधिकार है और रूस का कर्तव्य है, अर्थात मौलिक अधिकार जो है ये अमेरिका से लिए गए हैं और मौलिक कर्तव्य ये रूस से लिए गए हैं। तो मौलिक अधिकार पहले है, ये 3 में है, लेकिन मौलिक कर्तव्य किसमें है? ये 4 का में है। तो दोनों को आपस में देखेंगे, 3 मौलिक अधिकार अमेरिका और 4 का ये आपका हो जाएगा मौलिक कर्तव्य रूस। अब यहाँ 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को आपको जानना है और इसका उल्लेख किसमें किया गया है? ये भाग 4 में किया गया है। लिए कहाँ से गए हैं? ये आयरलैंड से लिए गए। कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए। तो मेरे साथ बोलिए बच्चों। तो भाग 1 में क्या है? संघ और उसके क्षेत्र। फिर भाग 2 में क्या है? नागरिकता है। भाग 3 में क्या है? अधिकार है। कैसा अधिकार? मौलिक अधिकार। अगर पेपर में आ जाए मौलिक की जगह पे मूल लिखा हो, तो मौलिक और मूल का अर्थ एक ही होता है। तो मौलिक अधिकार। फिर है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व। इसका उल्लेख इसमें है 4 में है। और फिर 4 का में क्या है? मौलिक कर्तव्य। ठीक है। तो यहाँ पे ये लिए गए हैं आयरलैंड से और इनका उल्लेख है 36 से 51 है। 36 से 51 क्या है? अनुच्छेद है। क्या है? अनुच्छेद है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे भाग 5 और भाग 6 को साथ लेके चलेंगे। भाग 5 का मतलब क्या होता है? भाग 6 का मतलब क्या होता है? यहाँ लिखा संघ के अधीन सेवाएं और यहाँ क्या? राज्य के अधीन सेवाएं। कहने का मतलब ये है जो केंद्र की कार्यपालिका है, तो केंद्र की कार्यपालिका का उल्लेख भाग 5 में किया गया। किसमें किया गया है? भाग 5 में किया गया। और राज्य की कार्यपालिका का उल्लेख किसमें किया गया है?
6 में किया गया है। तो आप ऐसे जानेंगे ना, तो केंद्र बाप हुआ और राज्य क्या हुआ, बेटा हुआ। तो पहले बाप आएगा, बाद में क्या आएगा, बेटा आएगा। तो आपको याद ये रखना है कि भाग 5 में क्या है, संघ के अधीन सेवाएं, अर्थात केंद्र के जो कार्यपालिका होती हैं उनका उल्लेख किया गया है। और 6 में क्या है, राज्य के अधीन सेवाएं, तो राज्य की जो कार्यपालिका होती है उनका उल्लेख किया गया है। और 7वीं को क्या है, निरस्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है। अब इनसे कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए 8 पीछे बता चुके हैं कि 1 8 11, तो 1 8 11 इनको आपको क्या है, याद नहीं करना, अपने आप याद हो जाएंगे। संबंध किससे है, संघ और राज्य क्षेत्र से। फिर हम आते हैं 9 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना कि 9 में क्या है, पंचायती राज व्यवस्था। 9 में क्या है, पंचायती राज व्यवस्था। तो पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख संविधान के कौन से भाग में किया गया है, आपका सवाल होगा भाग 9। क्या हो जाएगा, भाग 9 हो जाएगा। अगर अनुसूची पूछे तो 11, लेकिन भाग पूछे 9, इसमें भी लोग कंफ्यूज होते हैं। भाग 9 है, अनुसूची क्या है, 11, किसका, पंचायती राज व्यवस्था का। तो पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख भाग 9 में किया गया है। अगर अनुसूची पूछे तो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। फिर हम देखेंगे 9 का में क्या है, तो 9 का में है नगर पालिका। क्या है, नगर पालिका। तो नगर पालिका का मतलब होता है जो शहरों में नगर पालिका होती है, और इसे क्या है, 74वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। ये भी बहुत पूछा जाता है कि 73वां कौन है, पंचायती राज व्यवस्था, और 74वां कौन है, तो 74 है आपका नगर पालिका। तो 73वें संविधान संशोधन के तहत हमारे भारतीय संविधान में भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया है। फिर 74वें संविधान संशोधन के तहत हमारे भारतीय संविधान में नगर पालिका या नगर प्रशासन के बारे में जोड़ा गया है और इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तो 73 पंचायती राज और नगर पालिका क्या है, 74। ये दोनों क्या है, ये संशोधन है। क्या है, संशोधन है। तो पहले भी थे, लेकिन इन्हें पहले संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया है। 73वां और 74वां संशोधन करके इन्हें क्या क्या कहा गया है, ये संविधान के अंग बना दिए गए हैं। फिर उसके बाद आते हैं 9 में क्या है, सहकारी समितियां। क्या है, सहकारी समितियां। तो सहकारी समितियां का जो उल्लेख किया गया है भाग 9 में किया गया है। फिर भाग 10 में क्या है, ये एससी अनुसूचित जाति, एसटी अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। 10 में क्या है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। तो इनको आप देख लेंगे 1 से 10 तक। हम आगे बढ़ते हैं, तो 11 पीछे आ चुका है, 1 8 11 1 8 11। तो यहाँ पे 12 क्या है और 13 क्या है, दोनों को हम आपस में क्या है, आपको ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। यहाँ पे लिखा है वित्त और यहाँ पे लिखा है वाणिज्य। वित्त मीन्स होता है मनी। क्या होता है, मनी। कहते नहीं अपना सपना मनी मनी, तो सबका सपना क्या होता है, मनी मनी। और मनी के माध्यम से ही क्या है, आप व्यापार को शुरू कर सकते हैं। पहले आपके पास मनी होगी तभी तो व्यापार शुरू करेंगे, बिना मनी के व्यापार शुरू कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो ये वित्त है, तो वित्त का उल्लेख किया गया है भाग 12 में। फिर 13 में क्या होगा, ये हो जाएगा आपका व्यापार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाणिज्य या व्यापार। अगर ऐसे भी नहीं याद होगा, पैसा आएगा तभी 13 में क्या होगी, तिरही होगी। तिरही में क्या है, आप सामान लाएंगे तो कहाँ से, व्यापारी से सामान लाएंगे। तो 13 में व्यापार और 12 में क्या है, वित्त संपत्ति। 14 में क्या है, संघ और राज्यों के अधीन प्रशासनिक सेवाएं। तो कहने का मतलब है जैसे आपके जो आयोग होते हैं, आपके जैसे हम कहते हैं संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग। तो 3 प्रकार की ये शाखाएं होती हैं। तो संघ लोक सेवा आयोग की भी 3 शाखाएं होती हैं, IAS, IPS, IFS। ठीक है, उसी प्रकार क्या है, उसमें आते हैं राज्य लोक सेवा आयोग में जो PSS से एग्जाम होते हैं, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग आते हैं। तो ये जो तीनों आयोग होते हैं, इनका कार्य क्या होता है, जिससे जो प्रशासनिक जो अधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति इन्हीं के माध्यम से की जाती है। जो 3 प्रकार के आपके आयोग होते हैं, तीनों में जितने भी अध्यक्ष होते हैं, सदस्य होते हैं,
तीनों में हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। याद रखिएगा कि चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग हो, चाहे वो राज्य लोक सेवा आयोग हो और चाहे वो संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग हो, तीनों के जो सदस्य होंगे, तीनों के जो अध्यक्ष होंगे, इनको हटाने का अधिकार किसके पास है? केवल एकमात्र व्यक्ति। कौन? महामहिम। क्या कहते हैं? महामहिम। और महामहिम कहते हैं राष्ट्रपति को कहते हैं। और इस समय कौन है? रामनाथ कोविंद। कौन है? रामनाथ कोविंद। वही तीनों व्यक्ति को क्या कर सकता है? हटा सकता है। लेकिन नियुक्ति में क्या होता है? केवल आपको ये याद रखना है, नियुक्ति के समय जो राज्य लोक सेवा आयोग होगा, तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति वो राष्ट्रपति नहीं करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। तो नियुक्ति में केवल आप ये याद रखेंगे कि राज्य लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष होता है, सदस्य होता है, राज्य लोक सेवा आयोग बात कर रहे हैं, राज्य लोक सेवा आयोग केवल एक में, तो उसमें जो नियुक्ति करता है वो राज्यपाल करता है। बाकी जो आपके संघ लोक सेवा आयोग हैं और संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग हैं, यहाँ पे नियुक्ति करने का अधिकार और हटाने का अधिकार दोनों जो है महामहिम के पास होते हैं। महामहिम बता चुके हैं कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। बाकी इसको हम डिटेल में जो आयोग वाला चैप्टर होगा उसमें हम और अच्छे से डिटेल में इसमें बताएंगे। फिर यहाँ देखेंगे निर्वाचन आयोग। क्या है आपका? निर्वाचन आयोग। 15 में हम क्या करेंगे? निर्वाचन करेंगे। चुनाव कब कराएंगे? 15 में कराएंगे। कब कराएंगे? 2015 में हम क्या कराएंगे? चुनाव कराएंगे। और चुनाव का संबंध किससे होता है? निर्वाचन से होता है। तो यहाँ पे भाग 15 में किसका उल्लेख किया गया है? निर्वाचन आयोग का। किसका किया गया है? निर्वाचन आयोग का। फिर उसके बाद बात करते हैं भाग 17। और भाग 17 है क्या? राजभाषा। राजभाषाएं क्या होती हैं? जब भारतीय संविधान का गठन हुआ है तो उस समय राजभाषाओं की संख्या 14 रही है, लेकिन 2003 में जो लास्ट वाला संशोधन हुआ है उसके बाद से वर्तमान समय में हमारे भारतीय संविधान में कुल 22 राजभाषाओं को मान्यता प्राप्त है। अगर आपसे पूछे हिंदी कैसी भाषा है? राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी एक राजभाषा है। क्या है? राजभाषा है। तो आपको याद रखना है कि वर्तमान समय में हमारे यहाँ 22 राजभाषाओं का उल्लेख किया गया है और इनका जो उल्लेख जो मिलता है भाग कौन सा है? 17 है। भाग कौन सा है? 17 है। अगर अनुसूची बच्चों पूछ रहे तो आपकी हो जाएगी 8वीं। भाग 17 अनुसूची 8, भाग 17 अनुसूची 8, भाग 17 अनुसूची 8। फिर उसके बाद आएंगे कि भाग 18 क्या? आपातकालीन व्यवस्थाएं। आपातकालीन व्यवस्थाएं जानते होंगे, ये जर्मनी के संविधान से ली गई हैं और इसका जो उल्लेख 352 से 360 तक है। और इसमें क्या है? 352 है, 356 है और 360। तो आपातकालीन व्यवस्थाओं का उल्लेख जो है ये भाग 18 में किया गया है और ये जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। और इनका उल्लेख अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 352 से 360। 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल। क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल। 56 में क्या है? राष्ट्रपति शासन। क्या है? राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन लगाने की अधिकतम अवधि 3 वर्ष होती है। कितनी होती है? 3 वर्ष होती है। और सर्वप्रथम भारत में कहाँ लगा है? पंजाब राज्य में लगा है। अब 360 क्या है? राष्ट्रीय वित्त आपातकाल, जो कि आज तक भारत ऐसा देश है जहां आज तक कभी भी राष्ट्रीय वित्त आपातकाल नहीं लगा है। बाकी राष्ट्रीय आपातकाल 52 में ये अब तक 3 बार लग चुका है। फिर लास्ट में आते हैं भाग 20 और ये है आपका संशोधन। क्या है? संशोधन प्रक्रिया। तो संशोधन जो प्रक्रिया जो है ये अफ्रीका के संविधान से लिए गए हैं और इसका जो उल्लेख है 368 किसमें मिलता है? तो अनुच्छेद 368 में किसका उल्लेख है? संविधान संशोधन। क्या है? संविधान संशोधन। तो ये आपका कंप्लीट होता है संविधान के भाग। जाते जाते रोज की तरह हम क्या करेंगे? एक प्यारा सा क्वेश्चन देंगे और आज का सवाल जो है चैलेंजिंग सवाल है। तो हम दावा करते हैं कि आप लोगों में से 99% लोगों को ये नहीं आता है। और ध्यान से देखिएगा, देखते कौन पहले बताता है कि लोकसभा संसद में कोई बिल पारित होता है। ध्यान सुनिएगा, संसद में कोई बिल पारित होता है और उस बिल में अगर बराबर मत पड़ते हैं तो ऐसी कंडीशन में
निर्णायक मत कौन देता है और कौन से अनुच्छेद के तहत? तो निर्णायक मत संसद में, लोकसभा या राज्यसभा में जो होता है तो कौन देता है, इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है और कौन देता है, ये कमेंट सेक्शन में लिख के आपको बताना है। और ये क्या है, बहुत ही चैलेंजिंग सवाल है। जो नहीं पढ़े होंगे या थोड़ा बहुत देखे होंगे, हम दावा करते हैं इस सवाल के लिए उनको क्या है, कम से कम किताब को खोलना पड़ेगा। वीडियो कैसा लगा है लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और जितना अधिक से अधिक है दोस्तों के पास शेयर करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें ताकि हम और अच्छा आपको देने की कोशिश करें। हम थोड़ा हटेंगे, इसके बाद क्या है, आप स्क्रीनशॉट लेंगे और स्क्रीनशॉट लेने के बाद क्या है, तो प्यारे प्यारे शब्दों को लिख लेना है। जय हिंद, जय भारत।